Hello students, this is Siddharth Jain, Assistant Professor from the Rajki Engineering College, Mainpuri. This is the last 9th and the last lecture of Unit 3rd of the subject Quantity Estimation in the Construction Management. Okay. We will understand about the resource allocation and the CPM method in this lecture. We understood about the some terms about the CPM method. कुछ बातें हम जान ली थी CPM मेथड के बारे में. नाउ इस लेक्चर में हम CPM मेथड को कंप्लीट करेंगे. देन अगला टॉपिक रिसोर्स एलोकेशन के बारे में भी समझेंगे. ओके हमने कुछ इवेंट एक्टिविटी टाइम्स के बारे में समझा था. व्हाट इज इवेंट टाइम और एक्टिविटी टाइम के बारे में जाना था क्या होते थे. तो उसके बिहाफ पे एक टर्म आता है, इसके बोलते हैं हम फ्लोट. जैसे कि पार्ट मेथड में हमारे पास स्लेक आता था. स्लेक इज द डिफरेंस बिटवीन द लेटेस्ट टाइम और द ज़्यादा टाइम और कम से कम टाइम का डिफरेंस, जिससे हम अपनी एक्टिविटी शेड्यूल कर सकते थे, रीशेड्यूल कर सकते थे. उसी तरीके से फ्लोट भी टर्म है जो CPM में यूज़ किया जाता है, जिससे हम किसी भी एक्टिविटी को रीशेड्यूल कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द कंप्लीशन टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट. ओके किसी भी प्रोजेक्ट के ख़त्म होने के समय के पहले ही उसको बिना अफेक्ट किए, बिना नुकसान दिए हम अपने एक्टिविटी को रीशेड्यूल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट फ्लोट. ओके दिस इज फ्लोट. नाउ अब फ्लोट भी अलग अलग तरीके के होते हैं. पहले फ्लोट समझने से पहले हम पहले जो एक्टिविटीज टाइम के बारे में देखा था उसके बारे में समझ लेते हैं. नाउ हमने 4 तरीके के एक्टिविटी टाइम जाने थे. पहला था हमारे पास अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम एंड द लेटेस्ट फिनिश टाइम ऑफ द एक्टिविटी. नाउ इसको हम डायग्राम साफ समझते हैं. अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम मीन्स किसी भी एक्टिविटी का वो टाइम जो जल्दी से जल्दी हम स्टार्ट कर सकते हैं. किसी भी एक्टिविटी का वो टाइम जो जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं. तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम TEI. दिस इज अ I इवेंट, दिस इज अ J इवेंट, this is the time duration of this activity, this is called as a TIJ. This is activity. So TIEI means earliest start time of this IJ activity. Okay. T इसी तरीके से किसी भी एक्टिविटी को जल्दी से ख़त्म करना. T earliest start time, earliest finish time. इसको TSI से प्रिंट करेंगे. फिनिश टाइम अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम. इसको TSJ ही बोलेंगे हम. This is also called as a TSJ and this is TFJ finish time. Okay, this is the earliest start time of the activity I, earliest finish time of the activity event activity IJ, event I, and the earliest start time of the activity event J, earliest finish time of the event J. This is okay. This is all about the event time or the activity time. Okay. So इन टाइम से ही इन टाइम को ही हम मैनेज करके एक टाइम निकाल लेते हैं. उस टाइम के हिसाब से हम अपने एक्टिविटी को रीशेड्यूल कर सकते हैं. वो टाइम क्या होता है? वो टाइम होता है हमारे पास फ्लोट. और फ्लोट अब 4 एक्टिविटी टाइम है. अब 4 एक्टिविटी टाइम से कैसे निकालोगे? तो 4 एक्टिविटी टाइम के हिसाब से फ्लोट को भी अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. फ्लोट भी अलग अलग तरीके से होते हैं. फर्स्ट टाइप ऑफ फ्लोट इज अ total float. What is total float? Total float means the maximum time available at which we can reschedule our activity without affecting the completion time of the project. अब जो मैक्सिमम टाइम क्या था? हमारे पास 4 तरीके के एक्टिविटी टाइम थे. 1 2 3 4. ओके इसमें सबसे स्टार्टिंग वाला, सबसे कम से कम टाइम वाला था ये वाला, और सबसे लास्ट टू लास्ट था ये वाला. तो मैक्सिमम टाइम क्या होगा? सबसे लास्ट वाले में सबसे स्टार्टिंग वाला अगर माइनस कर देते तो जो टाइम मिलता है वो मैक्सिमम टाइम होगा. तो अल्टीमेटली अगर हम टोटल फ्लोट की बात करें, यहाँ पर दोबारा ड्रॉ कर रहे हैं उस चीज़ को. दिस इज I, दिस इज J, दिस इज
तो total float is the maximum time which is available for the activity which we can schedule our activity without affecting the completion time of the project. तो total time total float हम रिप्रेजेंट करते हैं अपन total float को एफ टी, इट इज इक्वल टू द टी एफ जे माइनस टी एस आई. ओके okay, it is the difference between the earliest start time and the latest finish time. This is the latest finish time, this is TS earliest start time. इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक तरीके से अलग तरीके से लिख सकते हैं, थोड़ा उसको अलग तरीके से लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा. earliest start time TEI and the latest finish time TLJ. This is a TEJ TLJ. So difference between these activities is called as a total float of a activity. Okay. So this is write as a TLJ minus TEI. दिस इज टोटल फ्लोट. सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टाइम होता है वो फ्लोट जिसमें हमें सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम हो, जिससे हम अपनी एक्टिविटी को रीशेड्यूल कर सकें. द सेकंड टाइप ऑफ द फ्लोट इज द फ्री फ्लोट. फ्री फ्लोट मीन्स इट इज़ द टाइम एट विच एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट अफेक्टिंग द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ द सक्सेसिव एक्टिविटी. ओके, ये वो टाइम है जिससे हम किसी अपनी एक्टिविटी को रीशेड्यूल कर सकें, बट ऐसा रीशेड्यूल करें जिससे आने वाला इवेंट सक्सीडिंग जो एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब ना हो. इट मीन्स व्हाट इज द मीन ऑफ दैट? इट मीन्स कि हमारे पास ये एक्टिविटीज़ हैं, ओके, इसका कोई स्टार्टिंग टाइम होगा, ओके, और हमारे पास यहाँ पर फ्लोट है, तो हम इस एक्टिविटी को कुछ इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, जिससे ये जो कंप्लीट होगी, ये एक्टिविटी कंप्लीट होगी जो अपने डेफिनेट टाइम पर ही कंप्लीट होगी, जिससे अगले आने वाली एक्टिविटी स्टार्ट हो, बट हम उसके कुछ देर बाद शुरू कर सकते हैं. समझिए मेरी बात? या फिर हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं और ख़त्म अपने टाइम के पहले ही कर सकते हैं, जिससे जो आने वाली अपकमिंग जो सक्सीडिंग एक्टिविटी है वो अपने टाइम पर ही स्टार्ट हो. तो इसको बोलते हैं फ्री फ्लोट. फ्री फ्लोट जनरली होता क्या है? इट इज़ अ टोटल फ्लोट माइनस द एक्टिव स्लेक ऑफ द सक्सीडिंग एक्टिविटी. तो इसका कुछ स्लेक होगा, ठीक है, एक्टिविटी का. तो हमारे पास ये आ जाता है, दिस इज अ टोटल फ्लो. फ्री फ्लोट इज अ एफ इज अ एफ टी माइनस एस आई जे. ओके, नाउ द another float is a independent float. What is this independent float? It is the time which an activity can be delayed when all the preceding activity are completed as late as possible and the succeeding activity started earlier as possible. ओके, ये हमारे पास ऐसा टाइम होता है जिसमें जो एक्टिविटी चल रही है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा समय पे ख़त्म कर सकते हैं जो अपना चाहते हैं, और जो आने वाली एक्टिविटी है उसको कम से कम टाइम में स्टार्ट कर सकते हैं. इट इज़ कॉल्ड एज, जो टाइम गैप होता है, जो फ्लोट होता है, इट इज़ कॉल्ड एज ए इंडिपेंडेंट फ्लोट. जनरली होता है क्या है? इट इज़ द मिनिमम टाइम एट विच द डिलीट कर सकते हैं, अर्लीस्ट स्टार्ट कर सकते हैं. ओके, ये वो जो फ्लोट है जिस पे हमारी जो एक्टिविटी है उसको लेट से लेट टाइम पे ख़त्म करें, और अपकमिंग एक्टिविटी, सक्सीडिंग एक्टिविटी है, उसको जल्दी टाइम पे स्टार्ट कर सकते हैं. जो टाइम गैप होता है, इट इज कॉल्ड एज अ इंडिपेंडेंट फ्लोट. द लास्ट फ्लोट इज अ इंटरफेरिंग फ्लोट. ओके, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द टोटल फ्लोट एंड द फ्री फ्लोट ऑफ एक्टिविटी. देखो, किसी भी इंटरफेरिंग फ्लोट मीन्स पूरे एक्टिविटी के जो फ्री फ्लोट निकल के आ रहा है एंड जो टोटल फ्लोट निकल के आ रहा है, उन दोनों का डिफरेंस, और टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट के डिफरेंस को बोलते हैं इंटरफेरिंग फ्लोट. इसको अपन दूसरी तरीके से बोलो तो स्लेक भी बोल सकते हैं हेड एक्टिविटी का. हेड मीन्स जो आने वाली एक्टिविटी है, दिस इज टेल, दिस इज हेड, इसका जो स्लेक निकल के आ रहा होगा, मतलब टी एल माइनस टी निकल के जो आ रहा होगा, स्लेक ऑफ जे. तो इंटरफेरिंग फ्लोट हमारा सिंपल एस जे भी होता है, एस जे के बराबर भी बोल सकते हैं. दिस इज कॉल्ड एज अ इंटरफेरिंग फ्लोट. नाउ अब इतने सारे फ्लोट हमने देखे, ठीक है, तो इतने सारे फ्लोट देखने के बाद हम एक कंक्लूजन पे आए कि इन सब में से कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी फ्लोट हमारा जो
जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम एक्टिविटी में यूज़ कर सकते हैं। तो हमें देखा, हमने पूरी फ्लोट देखी, उसमें देखा कि टोटल फ्लोट एक ऐसा फ्लोट है जो हमारे पास सबसे ज़्यादा टाइम निकल के आ रहा है, और जिसको चेंज किया, जिसको कैलकुलेशन होने से हम अपनी एक्टिविटी सही तरीके से रिशेड्यूल कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत लंबा टाइम गैप है। टाइम गैप कैसा कि किसी इवेंट के जल्दी होना और किसी इवेंट के लेट से लेट होने की डिफरेंस है ना, तो वो लंबा टाइम है, उस लंबे टाइम को अगर हम पता कर लेते हैं तो हम अपनी एक्टिविटी को अपने हिसाब से रिशेड्यूल कर सकते हैं। तो इन सब में जो इम्पोर्टेंट फ्लोट है हमारे पास, वो हमारे पास है टोटल फ्लोट। ओके, क्योंकि ये ओवरऑल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को भी अफेक्ट करता है ना। हमने टोटल फ्लोट के हिसाब से, अब टोटल फ्लोट हमारा जो भी आता है, जो भी आएगा, उस कैलकुलेशन के हिसाब से हमारे पास 3 केसेस बनते हैं। ठीक है, उस 3 केसेस के हिसाब से हम अपनी एक्टिविटी बता सकते हैं कि हमारी एक्टिविटी सही चल रही है, लेट चल रही है या जल्दी है। ओके, हम तीनों चीज़ बता सकते हैं। जैसे हमने स्लेक में पढ़ा था, उसी तरीके से हम फ्लोट में भी देख लेते हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ टोटल फ्लोट। वहाँ पर स्लेक के टाइप नहीं थे, यहाँ टाइप हैं। उसमें टाइप में जो मेन इंपॉर्टेंट टाइप है वो टोटल फ्लोट, और उससे ही हम देखते हैं कि हमारी एक्टिविटी सही चल रही है, गड़बड़ चल रही है या फिर जल्दी है। ओके, तो उस तीनों केस में से पहला केस आता है कि नेगेटिव टोटल फ्लोट। अगर टोटल फ्लोट नेगेटिव आता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वही है कि हमारा जो लेटेस्ट टाइम, सबसे देर वाला टाइम था, वो सबसे पहले वाले टाइम से मतलब सबसे लेट जो काम हो सकता था, वो सबसे जल्दी काम होने से भी लेट चल रहा है। मीन्स हमारा जो काम है वो डिले चल रहा है, वो लेट चल रहा है, उसको हमें जल्दी कराना होगा। उसमें जो रिसोर्सेज हैं वो कम हैं, हमारे पास टाइम कम है। तो ये नेगेटिव फ्लोट का मतलब होता है कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, या फिर जो हमारा काम चल रहा है वो लेट चल रहा है, जो एक्टिविटी हमारी लेट हो गई है उसको सही करें। ठीक है, तो इसको नेगेटिव फ्लो बोलते हैं। इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको सुपर क्रिटिकल एक्टिविटी कहते हैं, जिसमें एक्टिविटी हमारी लेट चल रही होती है। नाउ द सेकंड केस बिकम्स द टोटल फ्लोट जीरो, जिसमें इसका मतलब कि हमारी जो एक्टिविटीज़ है, जो क्रिटिकल पाथ है या एक्टिविटीज़ हैं, उनमें टोटल फ्लोट की वैल्यू जीरो आ रही है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि ना ही हमारी कोई एक्टिविटी लेट है, ना ही कोई जल्दी है, वो जितने टाइम पे चलनी चाहिए थी उतने टाइम पे चल रही है, उसमें जो रिसोर्सेज हैं वो पर्याप्त हैं, उससे काम चल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके जो फ्लोट आता है उसको बोलते हैं जीरो फ्लोट, जीरो टोटल फ्लोट। और इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसको बोलते हैं अपन क्रिटिकल एक्टिविटीज़। ओके, तो हमने 2 तरीके की फ्लोट समझे, 2 तरीके केस समझे। नाउ अनदर केस इज अ पॉजिटिव। इसका मतलब समझिए होगा सभी लोग कि हमारा जो टोटल फ्लोट है वो ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब है कि टाइम हमारा एडवांस में चल रहा है, हम जितने टाइम पे काम होना चाहिए उससे जल्दी चल रहे हैं। ठीक है, नेगेटिव में उतने लेट चल रहे हैं, पॉजिटिव में उतने जल्दी चल रहे, सही चल रहे हैं। मतलब हमारे पास एक टाइम है हमारे पास, है कुछ दूसरा काम करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हो कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ टोटल पॉजिटिव फ्लोट्स। ठीक है, इसमें फ्लोट की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, मतलब ग्रेटर देन 0 बोल सकते हैं, 1 होती है, एक्स्ट्रा में आती है। ग्रेटर देन 1 ना करके 0 बोल सकते हैं तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि 0 से ज़्यादा बड़ी पॉजिटिव कहलाती है। नाउ एक्टिविटीज़ है पॉजिटिव फ्लोट और कॉल्स हो जाए, इसमें जो एक्टिविटीज़ एसोसिएट होती हैं उनको हम सब क्रिटिकल एक्टिविटीज़ भी बोल सकते हैं, जिसमें टोटल फ्लोट हमारा ग्रेटर देन 0 आता है या फिर पॉजिटिव आता है। ओके, हमने एक्टिविटीज़ के बारे में जाना, फ्लोट के बारे में जाना। फ्लोट से एसोसिएटेड कुछ टर्म्स होते हैं, मीन्स फ्लोट हम कितने केसेस बन सकते हैं कि फ्लोट हमारा 0 आता है, पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है। तो हमारी एक्टिविटीज़ सही चल रही है, टाइम पे चल रही है, नहीं चल रही है, उसको देखने के लिए हम इसको केसेस डिफाइन करते हैं। नाउ हम फ्लोट के बारे में जान चुके हैं। नाउ द अल्टीमेटली लास्ट थिंग इज द क्रिटिकल पाथ। हमने क्रिटिकल पाथ के बारे में पर्ट मेथड में समझा था, तो वही इसमें है। इसी के बिहाफ पे हम अपने किसी भी ड्यूरेशन को निकालते हैं। विद द हेल्प ऑफ द क्रिटिकल पाथ वी विल कैलकुलेट द टाइम एस्टिमेट ऑफ द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट विद द हेल्प ऑफ द क्रिटिकल पाथ मेथड। ओके, व्हाट इज द क्रिटिकल पाथ? हम पढ़ चुके हैं पहले से, वही है। क्रिटिकल पाथ इज द लॉन्गेस्ट पाथ टाइम वाइज of the project which gives the project duration of the CPM। उसमें हम परसेंटेज बता सकते थे, किसमें? पार्ट में, कि क्रिटिकल पाथ में जो वैल्यू आ रही है वो इतने परसेंटेज चांसेस है इसको ख़त्म होने में, बट इसमें जो वैल्यू आ रही है वही होती है हमारी प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। जैसे क्रिटिकल पाथ में हमारे 29 दिन आते हैं, इसका मतलब है कि 29 दिन हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने का टाइम है, 29 दिन में हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए, और इसी में होगा, सही तरीके काम चला तो। ओके, वहाँ इसमें अंतर क्या है कि ये हमारा टाइम बताता है, वो परसेंटेज बताता है, प्रोबेबिलिटी बताता है। ओके, तो ये देता है प्रोजेक्ट ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ओके,
We can also say the path which have a critical activities and the activities which have a zero float. जीरो फ्लोट, टोटल जीरो फ्लोट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल एक्टिविटी. यही पाथ हमारा क्रिटिकल पाथ कहलाता है. नाउ दिस इज ऑल अबाउट द क्रिटिकल पाथ मेथड. हमने क्रिटिकल पाथ मेथड के बारे में जाना, हमने पर्ट मेथड के बारे में जाना. दोनों की समझे कि दोनों से हम टाइम एस्टिमेट कैसे निकालते हैं. नाउ द लास्ट थिंग ऑफ दिस चैप्टर इज अ रिसोर्स एलोकेशन. व्हाट इज द रिसोर्स एलोकेशन? नाउ उसके बारे में समझते हैं. रिसोर्स एलोकेशन होता क्या है? रिसोर्स एलोकेशन मीन्स, देखो इसको प्रैक्टिकली समझते हैं. हम जब प्लानिंग कर रहे होते हैं, किसी प्रोजेक्ट की, तो हम रिसोर्सेज डिफाइन करते हैं. व्हाट इज रिसोर्सेज? रिसोर्स का मतलब समझो. रिसोर्सेज मीन्स होती है कि इक्विपमेंट, मटेरियल, लेबर्स, इक्विपमेंट, टाइम, लेबर्स, मटेरियल, जो भी चीज़ें हैं जो उस एक्टिविटी को कंप्लीट होने के लिए लग रही हैं, उस काम को होने के लिए ज़रूरत हैं, उसको बोलते हैं रिसोर्स. ओके, चाहिए तो रिसोर्स. अब रिसोर्स एलोकेशन मीन्स जब हम प्लानिंग कर रहे होते हैं तो हम सोचते हैं कि इस एक्टिविटी ये चलेगी, इसमें इतने रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, हमने दे दिए. उसके साथ अगर कोई पैरेलल एक्टिविटी है तो उसमें भी कुछ रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी. बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है. हमने प्लानिंग में कर दिया, हम आइडियल मानते हैं कंडीशन, लेकिन जब एक्चुअल कंडीशन देखते हैं तब कहीं कहीं पे होता है कि रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, कहीं कहीं पर लैकिंग कर जाता है. तो उस चीज़ों को मैनेज करना, उसको एलोकेट करना सही तरीके से कि हमारा पर्टिकुलर टाइम पे कोई रिसोर्स खाली तो नहीं है, कोई मैन पावर खाली तो नहीं है, कोई मशीन इक्विपमेंट खाली तो नहीं है. खाली है तो उसको पॉसिबल वे में अरेंज कर सकते हैं. किसी जगह पे काम हो सकता है तो उसको लगा सकते हैं, या फिर कहीं पे ज़रूरत है तो वहाँ पर दूसरी जगह से इंपॉर्टेंट वर्क चल रहा है, ज़रूरत है तो दूसरी जगह से रिसोर्स लेके वहाँ लगा सकते हैं. ठीक है, यही कहलाता है हमारा रिसोर्स एलोकेशन. अगर नहीं करते हैं तो हमारी कोई भी एक्टिविटी डिले चली जाए तो ड्यूरेशन डिले चलेगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगी. हम सभी जानते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना है. ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट हमको रिसोर्स एलोकेशन भी सीखना होता है, जिससे हम अपनी एक्टिविटी को जिससे हमें रिसोर्सेज को एलोकेट कर सकें, रिसोर्सेज को जहाँ लगनी चाहिए वहाँ दे सकें. दिस इज कॉल्ड एज अ रिसोर्स एलोकेशन. ओके, जो किसके लिए ज़रूरी है? जो ज़रूरी है हमारे पास अपने प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम के लिए. क्यों? क्योंकि हमारे पास साइट पर, या बोल सकते हैं किसी प्रोजेक्ट में जो रिसोर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं. ज़रूरी नहीं कि रिसोर्स वहाँ पे अनलिमिटेड हैं. ठीक है, बट हम मानते हैं कभी कभी अनलिमिटेड है, कभी मानते हैं लिमिटेड है. तो जनरली जो नॉर्मल कंडीशन है उसमें जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं. ओके, अब हमने ये देखा है, कुछ चीज़ें और देख लेते हैं रिसोर्स एलोकेशन के साथ. इट इज़ ऑब्जर्व दैट समटाइम्स वी हैव अ हाई डिमांड ऑफ रिसोर्सेज. बिल्कुल सही बात है, कहीं कहीं पे हमें बहुत सारी ज़रूरत पड़ती है और कहीं कहीं पे बिल्कुल नहीं पड़ती है. तो ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर हमें रिसोर्सेज चाहिए, जहाँ पर नहीं पड़ती है वहाँ पर हमें बिल्कुल नहीं चाहिए. तो इन सबको मैनेज करना रिसोर्स एलोकेशन कहलाता है. इफ़ वी डिड नॉट मैनेज द रिसोर्स इट विल अफेक्ट द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन एज वेल एज द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. जो हम जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि अगर हम इसको मैनेज नहीं कर पाते हैं तो ये हमारा अफेक्ट किसको करेगा? ये प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को करेगा और ड्यूरेशन को कॉस्ट को करेगा, जो हम नहीं होना चाहते हैं कि ये चीज़ हो. रिसोर्स एलोकेशन भी आना चाहिए. द अल्टीमेट थिंग इज द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द project should be managed or scheduled in such a way we can use all the resources in an efficient manner. That is called as a resource allocation. यही resource allocation कहलाता है कि जो हमारे पास पर्याप्त जो साधन है, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उनको इस तरीके से यूज करें कि हर जगह सही तरीके से काम हो सके. इट इज़ कॉल्ड रिसोर्स एलोकेशन. ओके, नाउ रिसोर्स एलोकेशन जो होता है वो दो तरीके से किया जाता है, दो अप्रोचेस से किया जाता है. द फर्स्ट अप्रोच इज रिसोर्स स्मूथिंग, द सेकंड अप्रोच इज रिसोर्स लेवलिंग. ओके, रिसोर्स स्मूथिंग एंड रिसोर्स लेवलिंग. तो इनके बारे में थोड़ा समझते हैं. व्हाट इज द रिसोर्स स्मूथिंग? इन द रिसोर्स स्मूथिंग द टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज नॉट चेंज बट द एक्टिविटी विच हैव फ्लोट विल बी rescheduled in such a manner that यूनिफॉर्म डिमांड ऑफ रिसोर्सेज कैन बी अचीव्ड. ओके, हमारे पास फ्लोट्स निकल के आते हैं, सिलेक्ट निकल के आते हैं, फ्लोट एक्टिविटी के निकल के आते हैं, सिलेक्ट इवेंट के निकल के आते हैं. उन फ्लोट्स के बिहाफ पे, उन फ्लोट को देख के हम अपने एक्टिविटीज़ को रिशेड्यूल कर सकते हैं. कि अगर किसी के पास फ्लोट एक्स्ट्रा है तो हम उसको आगे या पीछे कर सकते हैं, जिससे हमारे पास जो रिसोर्सेज है, कैसे देखो समझ कोशिश करो कि हमारे पास दो काम चल रहे हैं, कुछ काम चल रहा है साइड पे, ब्रिक वर्क चल रहा है मान लिया, उसी के साथ साथ कहीं पे रीइंफोर्समेंट चल रहा है. ठीक है, इन दोनों पे हमें
लोगों की ज़रूरत है, मैन पावर की ज़रूरत है, लेकिन हमारे पास इम्पोर्टेंट अभी फ़िलहाल रीइंफोर्समेंट है, ठीक है, ब्रिक वर्क नहीं है। तो हम अपने फ्लोट के हिसाब से इसको थोड़ा मैनेज करेंगे इसके टाइम को, और यहाँ पे इतने रिसोर्सेज लग रहे थे उसमें इसमें जितनी ज़रूरत है उतने रिसोर्स को यहाँ कन्वर्ट कर देंगे और इस काम को कंप्लीट कराएंगे। दिस इज कॉल्ड एज ए रिसोर्स लेवलिंग, रिसोर्स स्मूथिंग सॉरी, और वी कैन से रिसोर्स एलोकेशन। ओके, इस तरीके से करते हैं। ओके, जिससे हमारे पास किसी भी जगह पे किसी भी एक्टिविटी पे यूनिफॉर्म डिमांड हो सके। किसकी? यूनिफॉर्म डिमांड किसकी? ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्स की यूनिफॉर्म डिमांड हो सके ना। इस मेथड में, इस टेक्निक में एक ध्यान रखना है, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन चेंज नहीं होती है, और हम इसमें ये मानते हैं कि रिसोर्सेज हमारे पास अनलिमिटेड हैं। एंड द लास्ट थिंग इज क्रिटिकल पाथ रिमेन्स अनचेंज। इसमें क्रिटिकल पाथ चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं होता? क्योंकि क्रिटिकल पाथ में किसी एक्टिविटी की रिसोर्स चाहिए तो रिसोर्स उठा सकते हैं, क्योंकि रिसोर्स यहाँ पर अनलिमिटेड मान रहे हैं, यहाँ पर रिसोर्स की कमी नहीं है, ठीक है। इन दिस मेथड वी एज्यूम द रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड एंड द क्रिटिकल पार्ट विल रिमेन अनचेंज, रिमेन सेम, and the project duration time is also same. Okay, the second thing is, the second method of the resource allocation is a resource leveling. Okay, what is the resource leveling? Resource leveling क्या करते हैं? In resource leveling the activities are rescheduled such that maximum demand of resources cannot exceed the available. Okay, इस जगह रिसोर्स लेवलिंग में हम थोड़ा ध्यान से चलते हैं। क्यों ध्यान चलते हैं? क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, हमारे पास अनलिमिटेड नहीं है। ओके, तो हम पहले ये देखते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम रिसोर्सेज कितने हैं। हमारे पास मैक्सिमम रिसोर्सेज कितने हैं? मैक्सिमम रिसोर्सेज कितने? देन हम अपनी एक्टिविटीज़ को देखते हैं कि एक्टिविटीज़ को पहले ऐसे देखेंगे कि हमारी इन एक्टिविटीज़ में किसी एक्टिविटीज़ को ज़्यादा रिसोर्स की ज़रूरत तो नहीं पड़ रही है, किसी एक्टिविटी की ज़्यादा रिसोर्स जरूरत नहीं पड़ रही है, तो लेकिन उसको देखेंगे कि उसमें जो रिसोर्स की ज़रूरत पड़ रही है, क्या उन रिसोर्सेज की वैल्यू, रिसोर्स के नंबर मैक्सिमम से ज़्यादा तो नहीं है। अगर मैक्सिमम से ज़्यादा होते हैं तो हम वहाँ पर नहीं करते उस एक्टिविटी को, या फिर हम रिसोर्सेज को बढ़ाते हैं, ठीक है। हम यही देखते हैं कि हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें रिसोर्सेज हमारी मैक्सिमम रिसोर्सेज से कम हो, ज़्यादा नहीं हो। ज़्यादा होंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ज़्यादा नहीं हो हमारे पास, क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड हैं, ठीक है। मीन मान लिया कि इसमें रिसोर्सेज 100 हैं और इस एक्टिविटी में रिसोर्सेज हमारे पास 95 ज़रूरत है, तो ठीक है, चल जाएगा। तो हम सारे रिसोर्सेज को पहले इसमें इन्वॉल्व करेंगे, देन दूसरी एक्टिविटी फॉलो करेंगे। बट अगर हमारे पास रिसोर्सेज 105 होते हैं तो हम रिसोर्सेज को पहले बढ़ाएंगे, देन फिर इन्वॉल्व करेंगे। ध्यान रखेंगे, पहले हम इसमें किसी भी एक्टिविटी को रिसोर्सेज अप्लाई करने से पहले ये चेक करते हैं कि वी हैव अवेलेबल रिसोर्सेज, कितने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, तब हम अपनी एक्टिविटी को करेंगे। बट इन द प्रीवियस मेथड हम ऐसा कुछ नहीं देखेंगे, क्योंकि हमारे पास अनलिमिटेड है। अगर इसमें 105 जरूरत पड़ रही है ना किसी चीज़ में, तो 105 देंगे, क्योंकि 105 हमारे पास हैं, अनलिमिटेड है, मतलब हम ले सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इसमें क्रिटिकल पाथ नहीं होता। बट प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपके पास 100 है तो ज़रूरत 105 की भी हो सकती है। उससे कारण वहाँ पर जो टाइम ड्यूरेशन है, इस एक्टिविटी में कुछ टाइम लग रहा होगा जो 105 मान के चल रहे, बट हमारे पास रिसोर्सेज 100 हैं तो टाइम बढ़ जाता है, जिससे क्रिटिकल टाइम भी बढ़ जाता है, क्रिटिकल पाथ चेंज हो जाता है और प्रोजेक्ट ड्यूरेशन भी चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। मेरी बात समझ में आई होगी आप लोगों को अच्छी तरीके से, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन इसी तरीके से है, दो टाइप के मेथड होते हैं रिसोर्स एलोकेशन में। रिसोर्स एलोकेशन का मतलब समझा कि अपने रिसोर्सेज को उस तरीके से मैनेज करना कि हमारे पास सारी चीज़ें सही तरीके से चलें। बट जो रिसोर्स लेवलिंग में हमारे पास जो ट्यूशन बढ़ता है वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, हम इस तरीके से मैनेज, वरना कोई मतलब ही नहीं रिसोर्स एलोकेशन करने का। रिसोर्स एलोकेशन इसीलिए करते हैं कि इस चीज़ को ज़्यादा बढ़ने ना दें। बढ़ती है थोड़ी सी, लेकिन थोड़ी सी टाइम में बढ़ती है, घटती है, घटेगी नहीं बढ़ेगी, थोड़ी सी बढ़ेगी, और थोड़ी सी बढ़ेगी को मैनेज करेंगे। अगर इस चीज़ को नहीं करते हैं, रिसोर्स एलोकेशन को नहीं करते, तो ये जो टाइम है वो बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चलेगा, बहुत ज़्यादा चला जाएगा। इसको मिनिमाइज कर सकें, यही कहलाता है रिसोर्स एलोकेशन, और सारे रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज कर सकें, यही कहलाता है रिसोर्स एलोकेशन। ओके, तो इस लेक्चर में हमने CPM मेथड के बारे में जाना, CPM मेथड के चीज़ों के बारे में जाना, फ्लोट के बारे में जाना, किसी देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्लोट, फ्लोट के बारे में जाना, फ्लोट क्या होता है, डिफरेंस होता है फ्लोट। देन उसके बारे में जानना कि फ्लोट कितने टाइप के होते हैं,
फ्लोट कितने टाइप के होते हैं? टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट एंड इंटरफेरिंग फ्लोट। दीज व्हाट टाइप दीज फ्लोट्स के क्या क्या होते हैं, और इन सारे फ्लोट में क्या इंपॉर्टेंट है? क्या इंपॉर्टेंट है? टोटल फ्लोट, क्योंकि इसके बिहाफ पे ही हम अपनी एक्टिविटीज़ को रीशेड्यूल कर सकते हैं, इस एक्टिविटी रीशेड्यूल कर सकते हैं। तो इसके बिहाफ पे हमने 3 केसेस देखे, उस केसेस के हिसाब से ये देखा कि हमारी क्या एक्टिविटी आगे चल रही है, एक्टिविटी टाइम पे चल रही है, एक्टिविटी पीछे चल रही है। पीछे चल रही है तो सही करो रिसोर्स लगा के, आगे चली तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, दूसरी एक्टिविटी कुछ लगा सकते हैं जिससे हमारा टाइम और कम बचे, या टाइम पे चल रही तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सही काम चल रहा है सब कुछ। तो इसके बिहाफ पे 3 चीज़ निकली, पहले नेगेटिव, जिसमें अल्टीमेटली ये कह सकते हैं कि हमारी एक्टिविटी पीछे चल रही है, उसमें रिसोर्सेज और लगाओ और एक्टिविटी को आगे बढ़ाओ। तो इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको बोलते हैं सुपर क्रिटिकल एक्टिविटीज ही बोलते हैं। द सेकंड थिंग इज टोटल जीरो फ्लोट, जिसमें सब कुछ सही चल रहा है और इसमें मतलब कुछ ज़रूरत नहीं है, और इस तरीके की एक्टिविटी को क्रिटिकल एक्टिविटी कहते हैं। और इस क्रिटिकल एक्टिविटी या क्रिटिकल पाथ के बिहाफ पर ही अपने प्रोजेक्ट एस्टिमेट निकालते हैं, मीन टाइम एस्टिमेट निकालते हैं अपने प्रोजेक्ट का। ओके, थर्ड टाइप ऑफ थर्ड केस इज अ टोटल पॉजिटिव फ्लोट, इसमें हमारे पास जो वैल्यू होती है फ्लोट की ग्रेटर देन 0 आती है, मीन्स पॉजिटिव आती है, यानी कि हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम है अपने एक्टिविटी को कंप्लीट होने के बाद। ओके, the last thing is a critical path. Critical path is tells about the time duration of the activity। इसको निकालने के बाद हम अल्टीमेटली ये कह सकते हैं कि हमारे पास इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम है, कितना टाइम निकल के आया है। ओके, तो ये पाथ होता क्या है, जिसमें हमारी सारी एक्टिविटी क्रिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, वो एक्टिविटीज़ जीरो फ्लोट से एसोसिएटेड होती हैं, जीरो फ्लोट इनका होता है। ओके, फिर हमने रिसोर्स एलोकेशन के बारे में जाना। व्हाट इज द रिसोर्स एलोकेशन? रिसोर्स एलोकेशन इज अ टेक्निक विच इज यूज फॉर अ प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज एट अ पर्टिकुलर साइट। ओके, तो इसके हमने 2 मेथड जाने। पहला मेथड था रिसोर्स स्मूथिंग एंड अनदर मेथड है रिसोर्स लेवलिंग। रिसोर्स स्मूथिंग में हम ये मानते हैं कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो अनलिमिटेड हैं, अनलिमिटेड है, तो रिसोर्स का यूज चाहे कहीं कैसे कर सकते हैं। उस करने से हमारे जो एक्टिविटी ड्यूरेशन है वो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है वो चेंज नहीं होती है, और एज वेल एज हमारे पास क्रिटिकल पाथ भी अनचेंज रहता है, जो है वही रहता है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड है। एंड द सेकंड मेथड इन द रिसोर्स लेवलिंग, वी डिड नॉट एज्यूम दैट वी हैव a resource unlimited resource, we assume that we have a limited resources, so our project duration may be change हो सकती है, एंड क्रिटिकल पाथ ऑल्सो मे बी चेंज, वो भी चेंज हो सकता है क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में हमारा रिसोर्स एलोकेशन बचा था, वो भी खत्म हो गया, तो हमारी थर्ड यूनिट भी खत्म हो गई है। नाउ वी विल मूव ऑन द फोर्थ यूनिट इन द अपकमिंग लेक्चर्स। तो आज के लिए इतने रखते हैं, थैंक यू।